न्यूज़ फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। गुजरात में लोकल बॉडीज चुनाव जो हैं उसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों का ऐलान होने के बाद जहां अहमदाबाद शहर में गर्मी का पारा बढ़ गया है, वहीं पूरे राज्य में सियासी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए सवाल ये है कि मुसलमान और बीजेपी के बीच की जो खाइयां हैं वो लगातार बढ़ती क्यों जा रही हैं। ऐसे ही कुछ सवाल को लेकर हम पहुंचे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो लगातार बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए आए हैं, इसीलिए उनको बीजेपी का कट्टर समर्थक भी माना जाता है। सूफी अनवर हुसैन शेख साहब हैं। ये एक ऐसे समर्थक हैं जो मुखर होकर पार्टी की गाइडलाइन क्या है उसे सामने रखते हैं। कहीं ना कहीं इसी वजह से बतौर एक मुस्लिम जब ये पार्टी के पक्ष को रखते हैं तो इन्हें लोगों के तंज का भी शिकार होना पड़ता है। सूफी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो अक्सर राजनीति की जो सच्चाई है उसे लोगों को रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि वक्फ का मामला हो या गुजरात की कोई भी ऐसा कानून है जिसे भाजपा सरकार लेके आई है, उसके एक पक्ष को लोग बताते हैं लेकिन दूसरे पक्ष को इन्होंने लोगों के सामने रखा, तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। सूफी साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये था कि कैसे आप लोकल बॉडीज इलेक्शन को देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी से जुड़ने की वजह क्या रही और कैसे बीजेपी से आपका जुड़ाव हुआ। सभी आपके दर्शकों को मेरा सलाम नमस्कार। मैं सूफी अनवर हुसैन शेख। आपका सवाल जो है वो वाजिब है। भारतीय जनता पार्टी इस परिप्रेक्ष्य में आज जो निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं पूरे गुजरात के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा सत्ताधारी पक्ष होने के नाते, सबसे बड़े और सबसे दल होने के नाते सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं और तहसील से लेकर नगर निगम तक, महानगर निगम तक के तमाम ऐसी कोई सीट बाकी नहीं है जहां पे भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। जबकि दूसरे दलों को कैंडिडेट चुनना भी मुश्किल हो गया है। सारे नगर निगम, सारी जिला पंचायत, सारी तहसील पंचायत के जितने भी जो चुनाव हो रहे हैं अभी, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग लच्चर साबित हुए हैं और अपने आप को साबित करने की और अपनी उनकी खुद की विरोधी दलों की राजनीति को बचाने की आज जद्दोजहद चल रही है। ऐसा क्यों हुआ और मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा? देखिए, 2014 से पहले, 2002 के भी पहले, 1990-89 के अंदर, 89-90 के अंदर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी गुजरात में आई राज्य लेवल पे, और बड़ा लंबा काल भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे देखा है। एक दो पीढ़ी जो है हमारी आज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जवान भी हो चुकी है और दूसरी पीढ़ी आ चुकी है, तीसरी पीढ़ी आज आ चुकी है। तो हमने वो दौर देखा है, 2002 का भी दौर देखा है, उससे पहले का भी दौर देखा है, जहाँ पे कांग्रेसी शासन के अंदर आए दिन दंगे होते थे। आए दिन न कोई विकास होता था, न कोई किसी तरह का कारोबार होता था, बल्कि महीनों तक लोग कर्फ्यू के अंदर अपने घरों में कैद रहते थे। हमने वो भी दिन देखे हैं कि हम एक दूध की, आज तो थैली हो गई प्लास्टिक की, लेकिन उस टाइम पे बोतल आती थी, तो दूध की एक बोतल लेने के लिए भी हम लोग कहाँ से कहाँ घूमते थे, लेकिन दूध नहीं मिलता था। ये हमने फेस किया हुआ है। तो ऐसे हालात भी हमने देखे, उस दौर से भी गुजरे हैं। जनता दल का भी दौर देखा हमने, चिमन भाई पटेल का भी दौर देखा, और उसके बाद केशुभाई पटेल का भी दौर देखा। उनके भारतीय जनता पार्टी एक कमिटेड शासन को लेकर आई कि हमको ये करना है। उनकी एक विचारधारा जो थी, वो जो भी है, हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन वो अपनी बात पर कमिट है, अटल है। तो इसलिए आप जिसकी कोई विचारधारा ही नहीं है, जिसकी कोई सूझबूझ ही नहीं है, उसको क्या करना है वही पता नहीं है, क्लियर नहीं है, उसके पास कोई विजन नहीं है, ऐसे लोगों के साथ बैठ के आप क्या करोगे?
जो आपको गुमराह करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, बस हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आज तक कांग्रेस के शासन के अंदर जहाँ कहीं भी रहा है, मुसलमानों को सिर्फ एक चुनावी पसंदे के तरह से उन्होंने यूज़ किया, इस्तेमाल किया है। सिर्फ वोट ले लो, बाकी उनके इलाकों के समस्याएं हैं 5 साल के बाद जिस के तस होती है। ये राज्य की बात नहीं है, आप गुजरात के अलावा कहीं और राज्य में चले जाइए, मुस्लिम इलाकों का आज हालात देखिए। दुनिया एक छोर पे है और मुसलमान दूसरे छोर पे है। इस हालात को कैसे हम करेंगे? गुजरात का मुसलमान सूझबूझ रखने वाला मुसलमान है, एजुकेटेड मुसलमान है, सामंतवादी विचारधारा से मुखर होने वाला मुसलमान है। कांग्रेस ने आज तक अपनी सामंतवादी मानसिकता के तहत मुसलमानों को दबा के कुचल कर रखने की हमेशा कोशिश की है। दूसरे दलों की सियासत को उन्होंने हमेशा तंज किया है, हमेशा उन्होंने नकारा है कि ये तो गलत है, वो तो गलत है, मतलब यही सही है। इनके अलावा कोई चुनाव भी लड़ता है तो वो दलाल बन जाता है, वो मुखबिर बन जाता है, वो फला 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 बला बला हो जाता है। ऐसे हालात के अंदर कांग्रेस के पास अपनी ताकत जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ ये 4-5 चंद नेताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता जो धरातल पे, जो जमीनी सच्चाई ये है कि कार्यकर्ता जो होने चाहिए धरातल पे, जो चुनाव जितवाते हैं, बूथ तक अपने मतदाता को लेकर जाते हैं, वो आज उनके पास कुछ नहीं है। 5-25 नेता जो है ये हवा बनाते हैं, खड़ा करते हैं, लेकिन जब चुनाव हारते हैं तो वही चुनाव के ऊपर, ईवीएम के ऊपर ये सवाल दागते रहते हैं। इनके पास कोई न सोच है, न नीति है, न नीयत है। ऐसे हालात के अंदर मुसलमानों को किस तरफ जाना चाहिए, तो हमने मुखर होकर ये सोचा कि भाई जहाँ कहीं जाना, चलिए एक आइडियोलॉजी तो है, चाहे कोई भी आइडियोलॉजी हो, लेकिन उस आइडियोलॉजी तो है वहाँ पे। और वहाँ जाके जिस तरह से लोगों को एक दूसरी तरफ की बात जो बताई जाती थी, आज हमने जाके वहाँ पे भी अपनी बात को रखी, उनको कन्विंस किया कि सारे मुसलमान जो है वो देशद्रोही नहीं है या कांग्रेसी नहीं है, हम भी है, हम लोग भी हैं, हमारे जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग भी बैठे हैं। तो ये इसका नतीजा ये हुआ कि हमारी जो जद्दोजहद थी पार्टी के अंदर भीतर में, उस जद्दोजहद के वजह से आज गुजरात में 100 से अधिक मुसलमानों को जिला पंचायत, तहसील पंचायत, नगर निगम के अंदर उनको चुनाव की टिकटें दी गई है। लेकिन सूफी साहब, अहमदाबाद में एक भी सीट पर किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, इसके पीछे की क्या इसी वजह? की वजह मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हालात जो बना रखे हैं मुस्लिम इलाकों में, जो ये सोकोल्ड मुस्लिम नेता जो है, इन्होंने यहाँ पे भाजपा के खिलाफ में एक ऐसा माहौल बना के रखा है कि जो मुसलमान भाजपा का समर्थक है उसको ये तंज करते हैं, उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, उसके ऊपर लांछन लगाते हैं, यहाँ तक कि उसके परिवार तक, उसकी पर्सनल लाइफ तक ये पहुँच जाते हैं। ऐसे हालात के अंदर अगर मुस्लिम उम्मीदवार को समझो टिकट दे भी देती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसकी जीतने की जो चांसेस है वो बहुत कम रहते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर उसको एक अछूत का व्यवहार किया जाता है। ये हमारे साथ भी होता है, लेकिन हम अपनी बात से फिरते नहीं हैं, हम जहाँ जैसे हैं वो मजबूती से खड़े हैं। आज नहीं तो कल ये समाज हमारी बात को समझेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, हम किस तरह से इस समाज के अंदर रहकर इस समाज की जो गंदगी है उसको कैसे साफ करना चाहते हैं। तो ये आज हम जो जहाँ पे बैठे, ये चुनाव लड़ने के वजह अहमदाबाद शहर और जो महानगर निगम है उसमें इतना पोलराइजेशन करके रखा है कांग्रेस ने, मुस्लिम नेताओं ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इतना पोलराइजेशन करके रखा है कि दूसरे मुसलमान, दूसरे दलों के मुसलमानों को ये कोई समझते ही नहीं है। तो इस वजह से जो हालात है वो बद से बदतर हो गए, और ऐसे हालात में चुनाव के अंदर किसी भी तरह से टिकट देना मुनासिब नहीं है। सूफी साहब, एक सवाल ये है कि जब वो मुसलमानों के सियासी हिस्सेदारी की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि भाई कोई भी पार्टी से जुड़ा उम्मीदवार हो, मुसलमान हो, और उससे जिताना चाहिए। लेकिन अब देखा गया कि भाई कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सीटों को रिजर्व कर दिया गया दलित समुदाय के लिए। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमानों की हिस्सेदारी तो पहले से ही छिन गई है, अब क्यों ना मुसलमानों को ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए जो विकास की राह दिखा सके, और ख़ास तौर से ऐसे मुस्लिम इलाके जहां पर सीटों को रिजर्व किया गया है। देखिए, ये एक प्रक्रिया होती है, सीमांकन की एक प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ पे जो वार्ड सिस्टम जो है वो 4 लोगों का, एक वार्ड में 4 उम्मीदवारों का सिस्टम रखा गया है, जो बाइपोलर सिस्टम को बताती है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर जहाँ पे जनरल कैटेगरी भी होती है, ओबीसी कैटेगरी, महिला अनामत होती है, महिला रिजर्वेशन, 50% महिला रिजर्वेशन होता है, मतलब 4 सीटों के अंदर 2 सीटें तो है वो महिलाओं की होती है।
तो ऐसे हालात के अंदर महिलाओं को अगर हम अलग भी रख दें तो जो जेंट्स होता है जो उसके लिए फिर एक जनरल एक रिजर्व सीट होती है। तो ऐसे में रिजर्व सीट अगर होती है तो रिजर्व सीट के अंदर लाजमी है कि भाई जो दूसरे नुमाइंदे हैं वो आते हैं। लेकिन जो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो हम आपको ये बताते हैं कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व कौन सा है। जो पार्टियां जो अपने आप को मुस्लिम समाज के रहबर बताती है या हित चिंतक बताती है, ऐसी पार्टियां जो है उस टाइम पे पोलराइजेशन करती है। मुस्लिम रिवर्स पोलराइजेशन होता है और अपने आप को मुस्लिम होने के नाम पे या मुस्लिम होने के नाते वोट मांगे जाते हैं कि भाई हम मुस्लिम हैं। तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर अपने आप को कितना ज़्यादा कट्टर मुस्लिम है वो दिखाने की कोशिश होती है कि ये कितना अपनी शरीयत के साथ जुड़ा हुआ है, कितने अपने इसके साथ। ये सारी चीज़ें जो है ये अपने आप को एक दूसरे समाज से हमको अछूता बनाती है। दूसरा समाज जो है हमें जो है अपने उससे नकार देता है। तो ऐसे हालात के अंदर क्या चाहिए हमें कि जो सच्चे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम के साथ चल रहे हैं, ऐसे लोगों को हमको चुनाव के अंदर जिता के लाना चाहिए, ताकि चाहे किसी भी पार्टी का किसी भी दल का हो, लेकिन जो लोग एक अच्छी विचारधारा रखते हैं, पॉजिटिव आइडियोलॉजी रखते हैं, जो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अगर हम लोग वोट करेंगे तो हमारा विकास अपने आप होगा। क्योंकि देखिए 5 साल तक हम चुनाव लड़के किसी को भेज देते, 5 साल तक हम देखने के हमारा क्या हासरा होता है। आज देखिए पिछले वक्त के अंदर मक्तमपुरा के अंदर काफ़ी ऐसी समस्याएं हुई। हम जहाँ पे बैठे मक्तमपुरा इलाके में काफ़ी समस्याएं हुई। हमने कोई भी सत्ताधारी पार्टी के जो उम्मीदवार है उसको वोट नहीं दिया था। तो इस वजह से जो है विरोध पक्ष की भूमिका निभाने वाले नए दल आए थे, एमआईएम आए थे, कांग्रेस भी थे, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में बिल्कुल नाकाम साबित हुए, लच्चर साबित हुए। लेकिन फिर भी आज वही लोग आज चुनाव के अंदर आके हमारे सामने हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो क्या हमें ये चाहिए कि एक बार जो आदमी फेल हो चुका है उसको बार बार रिपीट करते रहे, बार बार उसी को ये करते रहे? इससे बेहतर है कि कोई नया आपको विकल्प चुनना चाहिए, नए लोगों को लाना चाहिए, चाहे भले अपने हो या ना हो, लेकिन जो लोग विकास कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो सत्ता के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर आप चुन कर लाते हैं तो हमारे इलाके का डेवलपमेंट, हमारे इलाके की जो समस्या है वो खत्म होगी और डेवलपमेंट होगा। सुबह साहब, एक आखिरी सवाल कि बीजेपी और मुसलमानों के बीच में जो एक खाई बन गई है, लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्या इसे मिटाया जा सकता है? क्या इसे मिटाने के लिए आप जैसे लोग पहल कर रहे हैं? हम बिल्कुल पहल कर रहे हैं। हमने हमेशा दूरियों को मिटाने का ही काम किया है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो है यकजहती हमारी जो है देश की जो एकता अखंडितता, जिस तरह से आज इंटरनेशनल मामलों के अंदर हमारा देश आज एक होकर खड़ा हुआ है, आज हम लोग जो है आपस के अंदर भाईचारे से रह रहे हैं, हम ये गंगा जमनी तहजीब को लेकर रह रहे हैं। तो ऐसे हालात के अंदर ये चाहिए कि हमको सबको एकता बनाए रखनी चाहिए। चुनाव एक दिन का है, लेकिन उसके जो असरात है वो 5 साल के होते हैं। आने वाले दिनों के अंदर 2030 की मैं बात कर रहा हूँ कि ये चुनाव जो है 2021-31 तक का ये जो चुनाव होने वाला है, अगला चुनाव 2031 में आने वाला है। इस दौरान में काफ़ी ऐसी चीज़ें जो है जो अहमदाबाद में होने वाली है। जैसे 2023-30 के अंदर कॉमनवेल्थ पूरा एक ओलंपिक जैसा एक पूरा ये रमतोत्सव होने वाला है। उसमें 150 से ज़्यादा देश के लोग यहाँ पे हमारे अहमदाबाद के अंदर आने वाले हैं। पूरा अहमदाबाद जो है एक ऐसी मल्टी सिटी बन के निकलने वाला है जिसके विकास चकाचौंध कर देगा, ऐसा विकास होने वाला है। क्या हम इस विकास के अंदर हमको भागीदार होना है? हम इस विकास के अंदर जुहापुरा, मक्तमपुरा, मुस्लिम इलाके के लोग, सिटी के अंदर जो लोग बैठे हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये विकास की धारा में, मुख्य धारा में आए। लेकिन अगर किसी को इस धारा में नहीं आना है तो हम उसको जबरन खींच के नहीं ला सकते। लेकिन ये मतदाताओं की जिम्मेदारी है। क्या सिटी का एरिया है, पुराना एरिया है, पुराना जो कोर्ट एरिया है, उसके अंदर क्या समस्या है, क्या परेशानियां हैं? अगर आप वोट करते हैं विकास के साथ तो आपकी सारी समस्याएं जो है वो सत्ताधारी पक्ष की बनती है। विरोध पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सिवाय चिल्लाना और सवाल उठाना, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन विकास करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सत्ता दल की होती है। अब अगर सत्ता दल के साथ हम जुड़े ही नहीं हैं तो हम विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप तो चिल्ला चिल्ली कर रहे हो, बहतान लगा रहे हो, सिर्फ एलिगेशन कर रहे हो। तो एलिगेशन करने वाले, बहतान करने वालों का कोई काम होता नहीं है। सिर्फ उनको एक तसल्ली दी जाती है, झूठे एक वादे किए जाते हैं कि आपका ये काम हो जाएगा, आपका वो काम। मैं ये अपने आप से पूछना चाहता हूँ, मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, मैं ये अहमदाबाद के, गुजरात के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हम अगर यदि अपने इलाके के अंदर विकास को नहीं चुनते हैं और अराजकता को चुनते हैं तो फिर हम विकास की उम्मीद किससे लगाएं?
ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। और आप खुद तय कीजिए, आपको खुद को तय करना है कि हमें क्या करना है, हमें विकास के साथ जाना है या अराजकता के साथ जाना है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन लोगों ने पिछली बार शाहीन बाग बनाया था, पिछली बार उन्होंने यूसीसी का पूरा विरोध किया था। ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिन लोगों के ऊपर देशद्रोह के आरोप भी लगे, जो देश के मुखालिफ लोग हैं, उनके साथ में उनके डायरेक्ट इनडायरेक्टली रिलेशन है। जो लोग आज अराजकतावादी जो ताकतें हैं उनके साथ में जुड़े हुए हैं, तो क्या हम अपने देश को अपनी जो कुंठित मनोदशा के चलते हम ये अराजकतावादियों को सौंप देंगे? हमको सोचना है। तमाम लोगों से मेरी एक अपील है कि जो भी करिए, जिस तरह भी करिए, ये बहकावे में आके इमोशनल होके 5 साल के लिए आपको अपना ज़मीर बेचना नहीं है। आपके ज़मीर को साबुत रखिए, विकास के साथ में चलिए। भारतीय जनता पार्टी का शासन आने वाला है वापस से, उसे कोई नहीं हटा सकता। ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है। और आप अगर मान लीजिए कि कांग्रेस को या दूसरी इतर पार्टियों को वोट देते हैं तो आपका वोट बेकार जाएगा, बेवजह जाएगा। और इसी तरह से आप जो 5 साल तक, जो पिछले 30 साल से बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं, और 5 साल के लिए बेवकूफ़ बनेंगे। अब जो नया तबका, जो नौजवान तबका, पढ़ा लिखा तबका जो आया है, वो तबका भी समझे। नए एक 2 पीढ़ी बीत चुकी, लेकिन आज तक कांग्रेस नहीं आई है, और ये कांग्रेस आने वाली नहीं है। सिर्फ मुस्लिम इलाकों के अंदर ये जज्बाती वोट का सौदा कर रहे हैं। तो ऐसे जज्बात में आए बगैर हमें समझना है कि किसे वोट करना है, किसे नहीं करना है। देखिए, ध्रुवीकरण इतना हाल तक हो रहा है कि ध्रुवीकरण को ख़त्म करने के लिए अगर हम भाजपा के साथ चले जाते हैं या भाजपा को वोट दे देते हैं तो ये सारा ध्रुवीकरण ख़त्म हो जाएगा।